हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के साथ साथ पावर माइंड की ऐप पर। जो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम नई चीज लेकर आ रहे हैं, जैसे कि काफी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उनको ढेरों क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आज के टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। 4 चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगी वोकैबुलरी डिस्कशन जो कि एडिटोरियल के अंदर है। दूसरा, एडिटोरियल का एनालिसिस मिलेगा, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि उस समय जो एडिटोरियल लिखा गया उसका क्या कंसेप्ट है, क्या थीम है, क्या एनालिसिस निकलता है। तीसरा पॉइंट आएगा, हम आपको स्किमिंग में हेल्प कराएंगे कि कौन सा पॉइंट किस चीज में क्या चीज बता रहा है। नंबर 4 हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास के अंदर ढेरों क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स, जो कि आपके वर्ड करेक्शन को दिखाएंगे, वर्ड रिप्लेसमेंट को दिखाएंगे, प्लस ईडियम्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अंबेडकर जयंती के बारे में, जो कि कल थी, सबको पता होगा। आज हम उनके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एडिटोरियल के अंदर क्वेश्चन आया था, एडिटोरियल आया था, उसको आज पढ़ते हैं। क्या है? अंबेडकर जयंती 2023 यानी 2023, अंबेडकर, गांधी एंड द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इलेक्टोरेट्स कहते हैं वोटर्स को, यानी कि महात्मा गांधी की और अंबेडकर साहब के बीच में एक विवाद था, और विवाद क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए। इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? इलेक्टोरेट्स को बोला जाता है मतदाता। मतदाता मतलब वे लोग जो वोटर्स हैं, वोटर्स को बोला जाता है इलेक्टोरेट्स, वोटर्स को बोला जाता है। तो चलिए पहले इस आर्टिकल में यूज होने वाली वो वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, जो वोकैब इस एग्जाम के लिए, इस आर्टिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे आगे कंसीडर करते जाएंगे। तो पहला वर्ड आता है बच्चा हमारे पास में, सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रोरेट्स का। इलेक्ट्रोरेट्स के बारे में हमने बताया, किसी भी वर्ड के बीच में एस ई एस लगा है तो जो बच्चे नए हैं, पुराने तो जानते ही होंगे कि जिस वर्ड के पीछे बच्चा एस या ई एस लगा होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है एसएससी के विद्यार्थियों के लिए, और बैंक के विद्यार्थियों के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में या नाउन जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर, उनको मैंने काफी सारे क्वेश्चन वर्ड यूसेज के और वर्ड रिप्लेसमेंट के समझाए हैं। आगे बात करते हैं। ऑल द पीपल, जितने भी लोग हैं, हु कैन वोट, जो व्यक्ति वोट दे सकते हैं किसी क्षेत्र में, किसी देश में, उनको इलेक्टोरेट्स बोला जाता है। अगला वर्ड आता है अनटचेबल्स। अन एक वर्ड है, रूट वर्ड में जुड़ने वाला प्रीफिक्स है। अन का मतलब होता है ना, अन का मतलब होता है ना। टच का मतलब होता है जिन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए, टच। और फिर आ गया एबल्स। एबल्स यानी कि वे योग्य, जो योग्य नहीं है छूने के लिए। हालांकि आज की परिभाषा में इन्हें एक तरीके से किसी व्यक्ति को अनटचेबल बोलना एक क्राइम है, एक गुनाह है, किसी की इमोशंस को हर्ट करना होता है। लेकिन क्योंकि अंबेडकर साहब की बात है और उन्होंने पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाए थे इसी चीज के आधार पर, तो इसे पढ़ाना थोड़ा आवश्यक है। अनटचेबल्स होते हैं वे लोग जो किसी लो कास्ट के आधार पर बटे हुए होते हैं, और लो कास्ट में हिंदू ग्रुप के आधार पर बटे हुए होते हैं। तो अब हिंदू ग्रुप में लो कास्ट कौन से? तो बच्चे भारत में, भारत के इतिहास में सिस्टम चलती थी जाति प्रथा की, जाति प्रथा की, यानी हिंदुओं में भी जाति प्रथा होती थी, और 4 जातियां बटी होती थी। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 बातें थी, 4 जातियां थी। तो जो लोवेस्ट कैटेगरी होती थी, लोवेस्ट कैटेगरी को अनटचेबल्स बोला जाता था। ऐसे लोगों को समाज के अंदर बहुत उत्पीड़ित किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। इस जाति के सिस्टम के अंदर उन व्यक्तियों को एक तरीके से शोषण का शिकार होना पड़ता था। ठीक है,
ऐसे में लोग ट्रेडिशनल वे में उन्हें अपने से दूर रखते थे, हायर क्लास अपने से दूर रखता था और उनकी एक संकीर्ण मानसिकता थी कि दूर रखना है, नहीं तो हम भी इनके कांटेक्ट में आकर बीमार पड़ जाएंगे, या ये हमारे बराबर खाना खाने योग्य नहीं है, हमारे बराबर बैठने योग्य नहीं है, हमारी जितनी शिक्षा इनके पास नहीं है। तो जब कुछ इस प्रकार की मानसिकता होती है तो लोअर कैटेगरी जिसके साथ इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार होता है, उसे पुरानी परिभाषा के अनुसार अनटचेबल्स कहते हैं। सेट असाइड काफी बार पढ़ाया जाने वाला फ्रेज है, ये मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है किसी चीज को टालना। टालने के अलावा हम इसके मीनिंग को भी निकालते हैं कि काम के लिए या किसी चीज के लिए भविष्य को सेव करना। तो दोनों मीनिंग है, सेव और कीप समथिंग, टिपिकली मनी और टाइम फॉर पर्टिकुलर पर्पस। किसी भी चीज को, पैसे को, किसी भी चीज को सिक्योर करना और मौजूदा हालात के खर्चों को भविष्य के लिए टाल देना कि भैया अभी थोड़ी समस्या है, भविष्य में हम इस काम को आगे कर देंगे। तो इसके लिए सेट असाइड के लिए अगर टालने से संबंधित वर्ड है तो हम इसे पुट ऑफ कहते हैं। पुट ऑफ यानी कि काम को अभी ना करके थोड़ा सा आगे के लिए बांट देना। इसे प्रोकास्टिनेट भी कहते हैं, जो बैंकिंग की लैंग्वेज में वर्ड है। प्रोकास्टिनेट यानी टालना। पुट ऑफ के बाद पोस्टपोन तो आपने सुना ही होगा, पोस्टपोन का मतलब भी होता है टालना। अगला वर्ड आता है परपैचुअली, परपैचुअल। अब परपैचुअल एक एडजेक्टिव है, परपैचुअल एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के साथ में जब ly का प्रयोग किया जाता है तो बच्चा हमेशा एडवर्ब सामने आता है। एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर सामने आता है, ये बात याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, या तो एडवर्ब ऑफ मैनर आता है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। अब याद रखना कि परपैचुअल से परपैचुअली बना है, मीनिंग दोनों का सेम है। इनका अर्थ होता है किसी भी काम को निरंतर चलाना, कंटिन्यूअस चलाना, उस काम को ना रोकना, धीरे धीरे चलते जाना, कंटिन्यूअस। अगला वर्ड आता है रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी समाज में किसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए, किसी कानून को, सिस्टम को समाप्त करने के लिए जब देश में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, कानून या सुधार लाने के लिए विरोध या विद्रोह किए जाते हैं और बदलाव होता है तो उसे रिफॉर्म कहा जाता है। इसी रिफॉर्म को रिफॉर्मेशन यानी कि अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। रिफॉर्म एक वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है तो ये एक वर्ब है। tion लग जाएगा तो ये एक क्रिया से संज्ञा बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। अगला वर्ड है अबॉलिशिंग। अबॉलिश होता है किसी भी चीज का विरोध। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक। समाप्त करना, खंडन करना कहते हैं, इसको खंडन करना कहते हैं। आईएनजी लगा है तो आप समझ गए होंगे कि एक वर्ब है, वर्ब है। और किसी भी नियम या कानून को, सिस्टम को ऑफिशियली जब बंद कर दिया जाता है, ऑफिशियली हम सोच लेते हैं कि यार बस अब इसका एंड कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? खंडन करना। किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने को कहा जाता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है खंडन करना, फैक्चुअली कि ये सेंटेंस या ये सिस्टम सही नहीं है। अगला वर्ड है रेडिकल। रेडिकल होता है एडजेक्टिव। ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी चीज में बड़ा हिस्सा दिखाना, पूर्ण हिस्सा दिखाना होता है। रेडिकल चेंज आपने सुना होगा, एकदम से पूरा परिवर्तन हो गया तो रेडिकल चेंज से वर्ड बना, क्या वर्ड बना? रेडिकल चेंज से रिलेटेड वर्ड बना, क्या बना? आपका अधिक, अत्यधिक या पूर्ण। मिलेनियम से मिलेनिया बना है, मिलेनियम से मिलेनिया बना है। मिलेनिया एक नाउन है, आपने सुना होगा। जैसे डेका वर्ड मैंने बताया था, डेसी या डेका, इसका अर्थ होता है बच्चा 10। सेंट का अर्थ होता है अंग्रेजी में रूट वर्ड के अनुसार 100। ऐसे ही किसी भी रूट वर्ड में मिले लिखा आ जाए तो मिलेनियम 1000 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, 1000 ईयर्स के लिए
होता है। तो मिलेनियम होता है सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्ष की अवधि। जैसे कहते हैं ना, भगवान राम के बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनसे हम मान सकते हैं कि उन्होंने जीवन में या अपने समय में ये कार्य किया होगा। तो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब ऐसे कुछ आपको चिन्ह मिलते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। 1000 साल के लिए मिलेनियम वर्ड यूज होता है। अब आता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। अब ये ION आ गया, ये संज्ञा है। पहली बात, दिखाई ना देने वाली संज्ञा याद रखना, किसी भी वर्ब के साथ में सफिक्स जुड़ जाएगा तो आपके सामने एक आएगा नाउन। वो भी नाउन कौन सा आएगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसको आप देख नहीं सकते, यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। और जब आपके सामने ऐसा कोई वर्ड बनकर आता है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होता है, तो आप इसमें SIS नहीं देख पाएंगे। तो अब वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है किसी के साथ भेदभाव करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। भारत में इतिहास गवाह है, बहुत सारे कैटेगरी वाइज जाति सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार का उत्पीड़न झेला है। उत्पीड़न झेलने का मतलब ये उनका शोषण हुआ है, शारीरिक, मानसिक, एक तरीके से राजनीतिक, सामाजिक, हर प्रकार से उनका शोषण हुआ है। अब आता है डिवाइन से डिवाइनली बना है। डिवाइन कहते हैं देवी देवता या भगवान की शक्ति से संबंधित, देवी देवता या भगवान की शक्ति से संबंधित। तो डिवाइन से डिवाइनली बना है, इसका अर्थ होता है बाय द पावर ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड और अ गॉड। डिवाइन शक्ति को कहा जाता है ईश्वर की शक्ति। इसे ऑमनीपोटेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑमनीपोटेंट का अर्थ भी होता है, गॉड के लिए यूज किया जाता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान की जगह हम इधर एलमाइटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एलमाइटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी बनता है सर्वशक्तिमान। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अगला वर्ड आता है ऑर्डेन्ड। ऑर्डेन्ड का अर्थ क्या होता है पहले जान लो, ये एक वर्ब है। ऑर्डेन्ड होता है किसी भी व्यक्ति को, टू मेक समबडी अ प्रीस्ट, किसी को प्रीस्ट बना देना, ऑफ द चर्च, ऑफ द चर्च। भारत में जैसे किसी को भी हम, आज तो किसी को नहीं पता, कपड़ा बदला और वो व्यक्ति अपने आप को पंडित प्रूव करने का प्रयास करे तो लोग ज्यादा से सवाल नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे चर्च या लगभग सभी चर्च में, क्रिश्चियनिटी के अंदर, यदि कोई व्यक्ति पॉप बनना चाहता है, प्रीस्ट बनना चाहता है, पादरी बनना चाहता है, तो पॉप, प्रीस्ट या पादरी बनने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद ही वो किसी भी तरीके से अपनी क्वालिटी को प्रूव करेंगे, वाइवा देंगे, एक तरीके से ऑरल टेस्ट देंगे, तब जाकर वो क्या बनते हैं, तब जाके वो ऑर्डेन्ड बनते हैं। ऑर्डेन्ड यानी कि जब जाके वो प्रीस्ट बनते हैं, पॉप बनते हैं, पादरी बनते हैं, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में कई लोग फादर का वर्ड भी देते हैं, जिन्हें वो फादर भी कहते हैं। अब इसका मतलब होता है पुरोहित का अभिषेक करना, यानी किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बना देना। ऐसा नहीं है कि पंडित है तो उसका बेटा ही पंडित बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है और किसी भी कास्ट सिस्टम से ये बिल्कुल अपर होते हैं। अगला वर्ड आता है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस होते हैं, ग्रीव होता है दुख, ग्रीफ से ग्रीव बना है, ग्रीफ से ग्रीव्स बना है, ANCE लग गया तो नाउन बन गया। ग्रीवेंसेस होता है जब आप कुछ चाहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं किसी भी चीज के विरुद्ध या अगेंस्ट, तो आप उसे क्या यूज करते हैं? ग्रीवांसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है बच्चा दुख होना किसी भी चीज का। अगला वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक विशेषण है, डिस्टिंक्ट एक विशेषण है जिसे हम कहते हैं स्पष्ट रूप से किसी चीज का समझ में आ जाना, क्रिस्टल क्लियर जब चीजें होती हैं, क्लैरिटी जब किसी चीज में होती है। क्लैरिटी का अर्थ होता है मेरे दोस्तों, जब आप स्पष्ट रूप से किसी बात को कहते हैं तो उसको हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट। कई जगहों पर एटीट्यूड में जब हम किसी भी चीज का
क्लियर आंसर देते हैं, तुरंत आंसर करते हैं, तो ब्लंट आंसर के लिए भी आप यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। अगला वर्ड आता है प्लेनरी। प्लेनरी एक एडजेक्टिव है। प्लेनरी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या है? ज्यादातर ये मीटिंग्स के लिए यूज होता है, जिसे अटेंड करना अनिवार्य है, ठीक है। और अटेंड कौन कर सकते हैं? वही लोग अटेंड कर सकते हैं जो उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो अधिकार प्राप्त सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो, उसे प्लेनरी कहते हैं। जैसे बोर्ड्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति बोर्ड के सदस्य हैं, जो व्यक्ति बोर्ड के सदस्य हैं, उनको वो मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे सिस्टम को प्लेनरी कहते हैं कि किसी भी चीज का प्लान करके आपने एक मीटिंग को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। श्रेड का अर्थ क्या होता है भाई? श्रेड एक नाउन है। ये आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट किया जाने वाला वर्ड है। ये रिपीटेड वर्ड है, ज्यादातर एडिटोरियल्स में ये वर्ड आता ही आता है, ठीक है। रिपीट वर्ड है ये। किसी भी मटेरियल का कटना, फाड़ना, छोटे छोटे हिस्से होना, या उसको महीन कर देना, या उसकी धज्जियां उड़ा देना। कतरना भी कहते हैं। कतरना जैसे चूहा किसी चीज को कतर देता है। कई बार कहते हैं ना कि हम उस नियम के एक एक छोटे से छोटे हिस्से को फोकस करके करेंगे काम, तो यहां पर उसके लिए वर्ड आता है श्रेड। श्रेड के बाद अगला बहुत अच्छा वर्ड है सबसर्विएंट। ये भी बहुत रिपीट होता है वर्ड, ये रिपीटेड वर्ड है। अब ये कब यूज होता है सबसर्विएंट? जब हम किसी को साहिब कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। साहिब कहना शुरू कर देते हैं, जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं, या हम सामने वाले को ये दिखा देते हैं कि आप सर्वोपरि हैं, आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वहां पर यूज होता है सबसर्विएंट। अगला वर्ड आता है बच्चा टायरनी। टायरनी एक्सप्लॉयटेशन का सिनोनियम है। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में सिनोनियम में कई बार पूछा होगा आपने। एक ऐसा तरीका जिसमें आप निर्मम तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, निर्मम तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद में एक छोटे तबके या एक छोटे ग्रुप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो उसे टायरनी कहते हैं। कब करके? जब आप अनावश्यक क्रूवालिटी करते, तो जनता पर जुल्म, अत्याचार या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे निर्ममता से आप अन्याय करते हैं सामने वाले पर, और अन्याय करने के बाद अपनी बातों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब नॉर्मली भारत के अंदर एक छोटी सी पॉलिसी थी, किसके पास में? पावरफुल लोगों की एक सोच थी। पावरफुल लोगों की एक सोच थी कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दो, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दो कि लोगों को जीना ही सबसे बड़ा अधिकार लगे, जीना ही सबसे बड़ा अधिकार लगे। इतना एक्सप्लॉइट कर दो कि जो जिंदा लोग हैं उन्हें सिर्फ जीना ही एक अधिकार लगे, कि जिंदा है यही काफी है। तो यही वर्ड है टायरनी का। अगला वर्ड हमारे पास है ऑब्स्टेंसिबली। ऑब्स्टेंसिबली, ऑब्स्टेंसिबल एक जो अपने आप में एग्जैक्टली अपारेंट होता है, सामने आ जाती हैं चीजें, हिडन नहीं रहती हैं, तो आप नॉट हिडन के लिए यूज कर सकते हैं ऑब्स्टेंसिबली। जो चीजें स्टेट की जाती हैं, लिख दी जाती है कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर आपके सामने कोई भी चीज जब लिख दी जाती है क्लियर वर्ड्स के अंदर, तो वर्ड आता है ऑब्स्टेंसिबली। ऑब्स्टेंसिबली का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा नेसेसरी, बहुत ज्यादा अपारेंट, बहुत ज्यादा नेसेसरी या अपारेंट आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है मैसिली। अगला वर्ड आता है मैसिली। मैसिली का मतलब क्या होता है? मैसी वर्ड से मैसिली को आप कनेक्ट कर सकते हैं जब आप किसी चीज के साइज की बात करते हैं और वो साइज बहुत कम होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मिसली। मिसली का मतलब होता है बहुत कम या लगभग नगण्य वैल्यू, बहुत कम या लगभग नगण्य वैल्यू। अगला वर्ड आता है बच्चा हमारे पास एस्पायर। अगला वर्ड है हमारे पास बच्चा, क्या है वर्ड? एस्पायर। एस्पायर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है किसी भी चीज को करने के लिए। इंडिया में एक गाड़ी आती थी किसी टाइम पीरियड में, फोर्ड की एस्पायर। वो दिखने में इतनी सुंदर बनाई थी, फोर्ड की एक गाड़ी बनी थी एस्पायर, वो दिखने में इतनी सुंदर बनाई थी कि एक टाइम था, आज से करीबन 8-10 साल पहले की बात है, कि हर व्यक्ति उसको खरीदने की इच्छा रखता था, तीव्र
तीव्र इच्छा रखता था, तो नाम उसके लिए रखा गया था एस्पायर, यानी किसी भी चीज के लिए आकांक्षा करना, किसी चीज को पाने की आकांक्षा करना। अगला वर्ड आता है स्टेम्ड। स्टेम्ड होता है स्टेम, यानी किसी चीज के रूट को लगाया जाए, जड़ों को लगाया जाए, जड़ों को लगाने के बाद कोशिश की जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से फैले। तो स्टेम रूट को भी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रूट गार्ड देना ताकि ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। लेकिन यहां पर स्टेम के बाद में यहां पे वर्ड आता है किसी चीज को बढ़ने से रोकथाम करना। लेकिन जब आप कई बार क्या होता है, बंजर जमीन की बंजरता को, फ्यूटिलिटी को रोकना चाहते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकना चाहते हैं, तो आप उसके लिए उठाते हैं स्टेम करते हैं, यानी कि ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का अर्थ क्या होता है? एट्रोसिटी का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र के बढ़ते हुए जुल्म को रोकना। जुल्म को रोकने के लिए क्या किया जाता है? रोकथाम के लिए कदम उठाए जाते हैं। आखिरी वर्ड आता है हमारे पास वेज। वेज होता है एक लकड़ी की फांस, जिसे कहते हैं कील, समझ लीजिए, एक कील समझ लीजिए, जो बेसिकली दो चीजों को तोड़ने के लिए बीच में एक हुक का, क्लिप का काम करती है। हुक का, क्लिप का काम करती है। वैसे इसे एक तरीके से बफर हिस्सा भी कहते हैं, बफर स्टॉक भी कहते हैं, बफर जोन भी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो दो चीजों को अलग करने के लिए बफर जोन का काम करता है। बफर जोन का मतलब क्या? उन्हें एक साथ होने से रोकता है, अलग अलग करता है। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वेज का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, एंटा वर्ड याद रखना, ये एक रूट वर्ड है। एंटा एक रूट वर्ड है। एंटा का अर्थ क्या होता है? जिस चीज का विरोध किया जाता है, रोकथाम या विरोध किया जाता है। एंटा, एंटा का मतलब होता है विरोध। अब विरोध के बाद में एक वर्ड जोड़ दिया एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है शरीर, आपके दिमाग में जब किसी के लिए नफरत की भावना भर जाती है, किसी के लिए नफरत की भावना भर जाती है, तो वर्ड बनता है एंटागोनिज्म, नफरत। इधर आप हैट्रेड वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, जो कि यूज किया जाता है, ठीक है, हैट्रेड। दूसरा, इसी के लिए एक वर्ड आजकल यूज किया जाता है कंटेंशन। ऐसा ही एक वर्ड यूज किया जाता है कंटेंशन, यानी विवाद ज्यादा, इसीलिए आपस में नफरत है। कंसोलिडेट होता है किसी को जोड़ना। हिंदू वोटर्स को जोड़ने के लिए राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया गया है, वो जो बन रहा है, इससे क्या है? माना जाता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। ज्यादातर पॉलिटिक्स में, न्यूज में कंसोलिडेशन बोला जाता है। बैंक्स के मर्जर से उनके जो इश्यूज हैं वो कंसोलिडेट होते हैं और बैंक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। कंसोलिडेट यानी किसी की स्थिति को दृढ़ बनाना, स्ट्रांग बनाना। डाउन ट्रोडन कहते हैं पिछड़ा हुआ वर्ग। पिछड़ा हुआ वर्ग एक ऐसा वर्ग जो बहुत पिछड़ चुका है, पीछे जा चुका है और सरकार या देश उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। सच्चाई यही है कि भारत में जितने भी अनटचेबल्स थे, उनके लिए उन्हें इतना ज्यादा शोषण कर दिया गया, इतना ज्यादा शोषण कर दिया गया कि बहुत लंबे अरसे की सहूलियत और एक तरीके से सपोर्ट के बाद भी वो एक जो समाज का हिस्सा है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। कंसिक्वेंसेस होते हैं किसी चीज का नतीजा या परिणाम, किसी चीज का नतीजा या प्रभाव, नतीजा या प्रभाव। चलिए बात करते हैं, अगला वर्ड है सकम्ड। सकम्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? सकम्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए झुक जाना, हार मान लेना। किसी चीज के लिए झुक जाना या हार मान लेना। हार मान लेना आप समझते होंगे, जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते थक जाते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप उसके अंदर संघर्ष करते हुए संघर्ष को करना बंद कर देते हैं। जब आप देखते हैं कि भाई ठीक है, सामने रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं सकम्ड। सकम्ड का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है रोटन बुर्रो। बुर्रो वैसे घाटी को कहा जाता है, रोटन होता है सड़ना गलना। ये एक ईडियम है बच्चा, ये एक ईडियम है, ये एक ऐसा ईडियम है जिसे हम कहते हैं रोटन बुर्रो। रोटन बुर्रो का मतलब होता है कि जब आप
ऐसे क्षेत्र में जाने से या ऐसे एरिया से बचते हैं जहां पे आप मानते हैं कि भाई नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, यहां गए तो हम भी इस बीमारी का प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसे कहते हैं रोटन बुर्रो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दूषित कस्बे। समाज के अंदर एक छोटे से हिस्से के लिए क्या करते थे, हायर क्लास जो होते थे, हायर क्लास या ये कहिए अपर क्लास जो होते थे, लोअर क्लास के लिए एक क्षेत्र बना देते थे कि भाई यहाँ पे लोअर क्लास रहेंगे, और ये लोअर क्लास का मतलब ये हो गया ये दूषित कस्बे हो गया, इनमें अपर क्लास के लोग नहीं जाते थे। ऐसे में वर्ड आता है, क्या आता है, दूषित कस्बे। ये जो आर्टिकल है इसे लिखा गया है अर्जुन सेन गुप्ता के द्वारा, 14 अप्रैल को लिखा गया था, और आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 15 तारीख है भाई। द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स, यानी कि जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है बच्चा, सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स का, सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स यानी ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स का, रिवील होता है दर्शाना, सामने लाना। रिवील्स का अर्थ होता है दर्शाना, सामने लाना। इसका अपोजिट बनता है बच्चा कॉन्सील, अपोजिट वर्ड बनता है कॉन्सील। कॉन्सील का अर्थ होता है छुपाना, कॉन्सील का अर्थ होता है छुपाना। तो रिवील यानी सामने लाना। फंडामेंटल डिफरेंस यानी कि ये दोनों डिफरेंस को दिखाते हैं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की विचारधारा में कितना डिफरेंस है। तो यहां पे बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी, व्हेन इट केम टू द इशू ऑफ कास्ट, जब बात आती है कास्ट की, देयर रिस्पेक्टिव आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर अनटचेबल्स, कहते हैं कि जब डिमांड उठी है, एक तरीके से शोर उठा कि समाज के अंदर अनटचेबल्स के लिए अलग से वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, अलग से एक सिस्टम ही अलग कर दिया जाए। तो जब यह बात आई कि उनको मौलिक अधिकारों के अंदर एक तरीके से सब कुछ ही अलग कर दें या अलग वोटर बना दे, तो वहां पर एक हिस्सा कहता है कि इनको अलग हिस्सा बना देना चाहिए, एक हिस्सा कहता है इन्हें नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में महात्मा गांधी के और अंबेडकर के बीच में विवाद थे। अब पहले एक चीज समझ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इतिहास के तथ्यों के अनुसार महात्मा गांधी जो थे वो प्योरली एक नेता थे, लीडर थे। वो भी लीडर कौन से, पॉलिटिकल लीडर। जबकि अंबेडकर साहब लीडर होने के साथ साथ एक आपके क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज में सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए जब स्टेप्स उठाए जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाएगा, सोशल रिफॉर्मर्स का, सोशल रिफॉर्मर्स का। नई दिल्ली आ रही है तो बेकार का टाइमिंग वाइमिंग है, खैर आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बात हो रही है। इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ कास्ट बेस्ड सिस्टम था, रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन which set aside a certain number of seats for people belonging to caste that historically experienced social and economic discrimination। अब यहां पर एक बहुत छोटी सी लाइन बोली गई बच्चा कि भारत के अंदर आज भी एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया गया है। ये पॉलिटिकली भी है, सोशली भी दिया जाता है, इकोनॉमिकली भी होता है, जहां पर इनको एक तरीके से बिल्कुल अलग व्यवस्था, एक तरीके से सपोर्ट दी जाती है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है, एक तरीके से उसी कास्ट को मिलता है जिन्होंने इतिहास के अंदर एक तरीके का भेदभाव झेला है, शोषण झेला है। रिजर्वेशन आर एप्लीकेबल इन अ रेंज ऑफ सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के आधार पर ये एक तरीके से रिजर्वेशन बटा हुआ है। जैसे हायर एजुकेशन की बात होगी तो यहां पे वैल्यू है एक तरीके से रिजर्वेशन की, गवर्नमेंट जॉब है वहां पे भी रिजर्वेशन का स्पेस दिया जाता है, इवन पॉलिटिकल ऑफिसेज है वहां पे भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। देयर आर ए सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑल लेजिस्लेटिव बॉडीज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट। कहते हैं भारत के प्रत्येक सरकारी बॉडी के अंदर, गवर्नमेंट ब्रांच के अंदर, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जो भी सेक्शन है वहां पर एससी और एसटी के लिए एक तरीके से अलग रिजर्व्ड क्लास बनाया गया है। While the issue of reservation is perpetually being debated, अब इधर perpetual का मतलब लगातार और debated का मतलब होता है वाद विवाद, यानी कि डिस्कस किया जा रहा है। Most often upper class who do not enjoy its benefit, अक्सर ऐसा होता है कि रिजर्वेशन के अंदर अपर क्लास को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये याद रखने लायक बात है कि इट वॉज नॉट ओनली मोड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन टू हैव बीन सजेस्टेड। ये नोट करने वाली बात है
कि या ये बेसिकली नोट करने वाली बात नहीं है कि अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्शन उठाए गए ताकि लोअर क्लास को भी अपर क्लास के बराबर लाने का प्रयास किया जाए। हालांकि इस पॉइंट में एक छोटा सा क्लू है जो संविधान के अंदर लिखा गया था कि जब अंबेडकर साहब ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया तो कहा था कि रिजर्वेशन को सेट किया जाए एक लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के बाद इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद में समाज के कमजोर हिस्से के लिए इस रिजर्वेशन को चलाया जाना चाहिए। आज इसी के नाम पर भारत में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को बनाया गया, जिसके अंदर रिजर्वेशन दिया जा रहा है और लगभग हर कैटेगरी के लिए ये शुरू हो गया है। तो द ऑल्टरनेटिव एडवोकेटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द मोड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है ये क्या थे, एक तरीके से रास्ता थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। इन्हें अलग इलेक्टोरेट्स यानी वोटर्स की तरह कंसीडर किया जाना चाहिए। अब इधर एक पॉइंट छोटा सा इतिहास का आपको बताते हैं। महात्मा गांधी क्यों अंबेडकर साहब की इस पॉलिसी के खिलाफ थे? महात्मा गांधी देख रहे थे कि देश में दो हिस्से बटे हुए हैं, एक बटा हुआ है मुस्लिम्स का, एक बटा हुआ है हिंदू का। मुस्लिम्स अलग हो चुके हैं, अलग होने के बाद में उनको अलग देश दे दिया गया था क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी। चलो जी ठीक है, अब भारत के अंदर हिंदू पूरे आ गए और कुछ मुस्लिम आ गए, एक बहुत छोटा वर्ग आ गया। हिंदुओं में भी बेसिकली डिविजन्स की बात की जा रही थी कि भाई अपर कास्ट इधर हो जाएगा, लोअर कास्ट इधर हो जाएगा। तो उनके दिमाग में एक बात ये भी आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हिस्सा भी बढ़ता चला जाए, ये हिस्सा भी अलग हो जाए और फिर से दंगे शुरू हो जाए, फिर से प्रॉब्लम्स इश्यूज स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे मुद्दों को रोका या रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए देश में ये पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए दोनों के द्वारा। इन early 90s the issue of separate electorates for lower caste become a source of major debate, यानी कि 1930 में ये मुद्दा बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा था कि लोअर क्लास को अलग तरीके के वोटर्स कंसीडर किया जाना चाहिए और ये बहुत ज्यादा विवाद का हिस्सा था। अपोजिट साइड ऑफ डिबेट स्टूड टू इंडियाज टॉलेस्ट लीडर। अब दोनों लोग जो विरोध में खड़े थे, अपोजिट यानी आमने सामने खड़े थे, एक थे अम्बेडकर साहब और एक थे महात्मा गांधी। On the occasion of Ambedkar Jayanti 14th अप्रैल या अप्रैल 14 we look at यानी फोकस करते हैं इस इशू को कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी पोजीशन में पूरी ताकत लगा के ऑपोजिशंस के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वी लुक एट द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हम नोटिस कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के इश्यूज को। डॉक्टर अंबेडकर पोजीशन, द अपोजिशन टू इट फ्रॉम गांधी and how it was eventually rejected in favor of reservation। ये किस तरीके से इन्होंने, गांधी जी ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अंबेडकर व्यू ऑन कास्ट, पहले हम अंबेडकर साहब का व्यू पढ़ेंगे फिर गांधी जी के व्यूज को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अनलाइक गांधी who advocated for reforming the caste system by abolishing untouchability, यानी ऑब्वियसली अंबेडकर साहब ने अनटचेबिलिटी को क्या किया था, अबॉलिश किया था, समाज से खत्म करने का प्रयास किया था। अंबेडकर हेल्ड अ रेडिकल व्यू, बहुत ज्यादा व्यूज दिए गए थे, स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए गए थे जो कि कास्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे। ही सॉ द रिफॉर्मिज्म advocated the contemporary upper class Hindus as inadequate to undo, यानी मिटा नहीं सकते थे उन चीजों को जो हजारों सालों से उनके दिमाग में चल रहे थे, हजारों सालों से जो प्रथा चल रही थी, कुप्रथा चल रही थी, जिसके अंदर उनके दिमाग में एक बात थी कि हम सुपीरियर है और तुम जूनियर हो, तुम हमारे बराबर के नहीं हो। तो ये सोच या मानसिकता लंबे अरसे से चलती जा रही थी, तो उस चीज को उन्होंने अबॉलिश किया। अकॉर्डिंग टू हिम एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम वुड बी पॉसिबल आफ्टर द ऑप्रेस्ड देमसेल्फ रिजेक्टेड देयर कंडीशन एंड ऑपरेशन एज बीइंग डिवाइनली ऑब्टेन, यानी कि अब उनके दिमाग में एक बात थी कि किसी भी तरीके का अगर विद्रोह छेड़ दिया जाएगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएंगी तो उसको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा और बल्कि उसको नकार दिया जाएगा, और नकारने के बाद और ज्यादा शोषण या प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी जिनको संभाल पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसी वजह से पॉलिटिकली प्रोग्राम एम्फेसाइज्ड, यानी कि एक सिस्टम को चलाया गया जिसमें लोअर कास्ट को
पॉलिटिकल पावर देने की बात की गई। अब उनका मानना यह था अलग उनको इलेक्टोरेट मत दो उनको सेक्शन, आप इनको थोड़ी सी वैल्यू दो ताकि ये भी बराबर के काम कर सके। नोबडी कैन रिमूव योर ग्रीवेंसेस एज वेल एज यू कैन, कहता है कि कोई भी तुम्हारे दुख दर्द परेशानी नहीं हटा सकता जब तक आप खुद ना चाहे। नोबडी कैन रिमूव देम अनलेस यू गेट पॉलिटिकल पावर, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे हाथ में पॉलिटिकल पावर्स ना हो, ऐसा उन्होंने लिखा। ही सजेस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन टू एम्पावर लोअर क्लास। उन्होंने एक लाइन और भी लिखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, अलग से इन्हें वोटर कंसीडर करो, इन्हें वोटर बनाया जाए, इन्हीं की वोट्स डली जाए, इन्हीं में से एक लीडर हो, वही प्रेजेंट करे पूरी कैटेगरी को, तो एक तरीके से पूरी कैटेगरी बना दी जाए और वही व्यक्ति उनको प्रेजेंट करे दुनिया के आगे, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाना था। ये इनके लिए पॉजिटिव सीन था। बढ़ते हैं आगे। अंबेडकर आर्ग्यूमेंट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये फॉर है, फिर अगेंस्ट की बात की जाएगी। अब डिप्रेस्ड क्लास फ्रॉम अ ग्रुप, यानी जितना भी डिप्रेस दबा कुचला वर्ग है ग्रुप का, बाय देमसेल्फ विच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंड ऑल्दो दे आर इंक्लूडेड अमंग द हिंदूज, मतलब चाहे वो डिप्रेस था, चाहे दबा कुचला वर्ग था, लेकिन असलियत में वो हिस्सा था हिंदूज का। देयर इज नो सेंस टू फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, तो ऐसा कह पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि वो इंटीग्रल पार्ट थे, क्योंकि कहने को हिंदू थे लेकिन बहुत ज्यादा पीड़ित थे। डॉक्टर अंबेडकर सेड ड्यूरिंग द प्लेनरी सेक्शन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, वहां पर उनकी ये स्टेटमेंट आई थी, क्या थी? द डिप्रेस्ड क्लास फील दैट दे विल गेट नो श्रेड, उन्हें लगता था कि उन्हें कोई श्रेड नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा पॉलिटिकल पावर में, ठीक है, नो श्रेड ऑफ पॉलिटिकल पावर अनलेस द पॉलिटिकल मशीनरी फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ स्पेशल मेक। कहते हैं कि अभी के संविधान और नियमों के आधार पर उन्हें लगता था कि भविष्य में उन्हें कुछ स्थान नहीं मिलेगा, अगर स्थान चाहिए तो उन्हें पूरे संविधान के अंदर परिवर्तन करना होगा या उसमें स्पेशल स्थान देना होगा। एंड व्हाट वाज दिस पॉलिटिकल मशीनरी, और वो पॉलिटिकल मशीनरी क्या थी? ही वाज टॉकिंग अबाउट, कौन सी पॉलिटिकल मशीनरी की बात हो रही थी? और वो पॉलिटिकल मशीनरी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद डबल वोट, one for SC to vote and for an SC candidate and other for SCs to vote इन द जनरल इलेक्टोरेट। एक ये सिस्टम बनाया गया था कि उनको दो वोट का सिस्टम बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें एससी वोट एससी के लिए जाएगा, और दूसरा वोट ये बनाया गया था कि जनरल असेंबली में जब वोट होगा यानी प्रधानमंत्री के चुनाव का वोट होगा तो वो सबको वोट दे सके, ठीक है जी। वाइल ही हैड प्रीवियसली रिजेक्टेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हालांकि पहले ये बात आई थी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग वोट करने का मौका दिया जाना चाहिए और अंबेडकर साहब ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में गांधी या बाकी देशवासियों के लिए आई कि अब हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात क्यों कर रहे हैं। हिज पोजीशन चेंज्ड ओवर टाइम एज ही रियलाइज्ड दैट व्हाइल जॉइंट इलेक्टोरेट्स might better help integrate lower caste into Hindu folds. They would do little यानी ना के बराबर to challenge their subversive position, यानी कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए या कुछ अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, जब तक उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक उनकी वोट की वैल्यू नहीं होगी, जब तक उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा एक पूरे बड़े हिस्से की तरह, तब तक उनमें परिवर्तन आना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो चाहते थे कि इन्हें भी उठने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ही फेल्ट दैट द सिस्टम ऑफ अनक्वालिफाइड जॉइंट electorates enable the majority to influence the election of the representatives of Dalit community and thus disabled them, ये लाइन सुनिएगा, thus enabled them for defending the interest of their oppression against the tyranny of majority। कहते हैं कि अब ये इस लाइन को छोड़कर दूसरे तरीके से समझ बच्चा, अंबेडकर साहब एक चीज जानते थे कि अगर इनको का अधिकार अलग से नहीं मिलेगा या इन्हें समाज में संविधान में अलग से कोई स्थान नहीं मिलेगा, कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी, तब हिंदुओं में ही अपर कास्ट जो है वो इनको बढ़ने नहीं देगा। ऐसा उनका सोच था कि अपर कास्ट इनको बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अनक्वालिफाइड है और जो पावरफुल थे, जिनके पास ताकत थी या जो अपनी ताकत के दम पर पावर
गहन करते थे या एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में आते थे, वो बेसिकली इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे और हमेशा जब भी इनके इंटरेस्ट की बात आएगी तो उन्हें डिफेंड किया जाएगा या एक तरीके से उनका विरोध किया जाएगा, रोका जाएगा। तो इस तरीके की चीजें बात की गई। अब गांधी जी का ऑपोजिशन का लॉजिक क्या था, गांधी जी से पहले इनके पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ पे स्किमिंग के दौरान आपको तीन चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले अंबेडकर साहब के व्यूज पता चलेंगे। अंबेडकर साहब सिंपल एक चीज चाहते थे कि किस तरीके से लोअर क्लास को पावर दी जाए या किसी तरीके से पॉलिटिकली पावर दी जाए ताकि उन्हें स्ट्रांग बनाया जा सके, पॉलिटिकल पावर दी जाए ताकि उन्हें स्ट्रांग बनाया जा सके। अब पॉलिटिकल पावर के लिए जरूरी था उनकी बात कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए दुनिया तक पहुंचाना। इसीलिए कहा भी गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए फॉर दलित्स एंड बेसिकली लोअर सेक्शन। दलित के लिए या लोअर सेक्शन के लिए क्या किए जाने चाहिए, कुछ पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए ताकि उनको सुना जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि वो इस सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए किस चीज की डिमांड कर रहे थे, डबल वोटिंग सिस्टम की डिमांड कर रहे थे। डबल वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक वोट एससी का एससी को दिया जाएगा, यानी लोअर क्लास एससी एससी को देगा, और दूसरा वोट दिया जाएगा एससी का जनरल कैटेगरी को, यानी कि जनरल जब इलेक्शन होंगे तब। अब हालांकि अंबेडकर साहब ने हिंदू और मुस्लिम की वोटिंग के लिए, हिंदू अगेंस्ट जब मुस्लिम्स थे तो इन्होंने इसी पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम्स के समय में ऐसा आर्थिक शोषण देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जितना ऑप्रेस्ड हमारा लोअर सोसाइटी था तो उनको उठाने के लिए, उनको इक्वल बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर गेन करना जरूरी था। तो इन 5 कॉन्सेप्ट्स पे वो अड़े हुए थे। इसी बात को उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस की जब बात हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो वहां भी प्रेजेंट किया और उनको उठाने की बात की गई, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो जो एक्सप्लॉयटेशन है पावरफुल का वीक पर, वो चलता जाएगा, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गांधी जी ऑपोजिशन, गांधी जी के ऑपोजिशन की बात थी। हालांकि गांधी जी का एक ही तरीका होता था, जब उन्हें अपनी बात मनवानी होती थी वो अनशन पर बैठ जाते थे, वो भी आमरण अनशन पर। अब आमरण अनशन पर बैठने का एक ही पर्पज होता था कि दुनिया में पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी कंपैरिजन औरों के, तो जाहिर सी बात है गांधी जी की बातों को माना जाना जरूरी था। ऐसे में गांधी जी का क्या अपोजिशन था, गांधी जी अपोजिशन टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स was ostensibly based on his view that they do too little for the lower class. Gandhi argued that rather being restricted to just these measly share of seats, lower caste should aspire the rule the kingdom of whole world. However, the reality of a lower caste material and social condition was not likely to put them in a position to rule the world. कहते हैं कि गांधी जी जो थे एक तरीके से अपोजिट थे काफी सारे व्यूज के लिए। गांधी जी एक तरीके से ऐसी बातें रखते थे जिसका एक तरीके से भीमराव अंबेडकर साहब एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते थे। क्या कहते हैं कि गांधी जी के सेपरेट व्यूज थे, किस चीज के लिए, अलग इलेक्टोरेट्स के लिए। वो कहते थे इन्हें इलेक्टोरेट कैसे कंसीडर किया जाए, जबकि अगर ये करते भी हैं तो इनका समाज में जो रोल है बहुत कम है या ना के बराबर है, या जो करेंगे भी तो लोअर कास्ट के लिए बहुत कम होगा। गांधी जी आर्ग्यूड दैट रादर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट दिस मिडली शेयर ऑफ सीट, वो कहते हैं कि ये कम शेयर ऑफ सीट्स देने की जगह उनको उठाना ज्यादा जरूरी है, समाज के अंदर उनको दिखाना ज्यादा जरूरी है। तो किंगडम ऑफ द होल वर्ल्ड की तरह इन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, इनकी पावर को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। However, the reality of lower caste material and social condition was not likely to put them, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एट प्रेजेंटली इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा वीक थी, और इन वीकर कंडीशंस के आधार पर हम इन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दर्शा सकते हैं।
ज्यादा स्ट्रांग नहीं दर्शा सकते हैं। यानी कि एक तरफ इनकी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि हम इनको नहीं दिखा सकते, आप करेंगे भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि इनकी जो बातें थी वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अलग ही तरीके की थी, इनको कीमत में बहुत कम वैल्यू दी जाने की बात हो रही थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ऑपोजिशन, गांधी जी का ऑपोजिशन जो था वो रोक लगाता था किस चीज से? फ्रॉम द फियर, इस डर से, दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म। वो कहते थे कि आज अगर हम इन्हें नॉर्मल से अलग वैल्यू देते हैं या इनको अलग दर्शाने की कोशिश करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हिंदुइज्म जो है वो खतरे में पड़ जाएगा और इससे क्या होगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर एक तरीके से आपस में दरार पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आज तो भी के, लेकिन जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध, ऐसा भी हो सकता था कि ये कम्युनिटी बिल्कुल ही देश से अलग हो जाती। तो महात्मा गांधी इस डर से वो रुके हुए थे। दिस वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर टू स्ट्रेटेजिक रीजन, दो रीजन थे। पहला रीजन, गांधी जी राइटली अंडरस्टूड हाउ ब्रिटिश हैज एक्सप्लॉइटेड। गांधी जी अच्छे से जानते थे ब्रिटिशर्स जो थे एक्सप्लॉइट कर चुके थे और वो भारत को इतनी बुरी तरह तोड़ना चाहते थे इंडिया की सोसाइटी में, जिसके अंदर उनका मानना यह था कि मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को एससी एसटी से लड़ाओ, अपर क्लास से लड़ाओ, सिख से लड़ाओ, ताकि और ज्यादा टुकड़े हो जाए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब ये कि अगर यहां पर भी सेपरेट वोटर बना दिया गया तो इतना ज्यादा भारत टूट जाएगा कि इसको एकत्रित कर पाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के विरोध में थे। सेकेंड जो दूसरा पॉइंट था, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन एंटागोनिज्म, जब आपस में दुश्मनी जो थी हिंदू और मुस्लिम की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया लोअर कास्ट को या अनाउंस कर दिया गया तो एक तरीके से मुस्लिम्स की हिंदुओं के साथ दुश्मनी थी, अब ये एक तरीके से आग में घी का काम करेगी कि जो ऑप्रेस्ड वर्ग है और जो लोअर वर्ग है उनमें भी आपस में दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा और कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, किन लॉजिक्स पर लड़ रहा है और उनका रेजोल्यूशन ढूंढना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है जी। This would significantly reduce the power of Hindu leadership या power of that caste Hindu leadership enjoyed by breaking the consolidation Hindu fold। वो किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को और ज्यादा ब्रेक किया जाए, इसीलिए वो चाहते थे स्ट्रेंथ बनी रहे। अब यहीं पर उन्होंने यरवदा के अंदर इन्होंने फास्ट किया था एंड द पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के अंदर 10 ऑन सितंबर 16 1932 जब उन्हें इम्प्रिजन किया गया यरवदा जेल के अंदर पूना में, गांधी ने फास्ट रखा कि जब तक मैं मर नहीं जाता। अनटू डेथ का मतलब, अनटू एक प्रीपोजिशन है, टिल डेथ कहते हैं, अनटू डेथ अगेंस्ट द ब्रिटिश डिसीजन टू क्रिएट सेपरेट। अब यहां पे ब्रिटिशर्स पे भी प्रेशर था क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर बात प्रेजेंट की गई थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हाँ ठीक है और डिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है, खुश थे, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन किया कि कोई डिवीजन नहीं होगा। दिस इज अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी, ये भगवान की दी हुई अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास आई है। गांधी जी सैड फॉर हिज प्रिजन, फ्रॉम हिज प्रिजन सेल टू ऑफर माई लाइफ एज अ फाइनल सेक्रीफाइस टू डाउन ट्रोडन। कहता है कि जो दबा कुचला वर्ग है उनको मेरे जीवन का एक तरीके से, मेरी अगर डेथ हो जाती है तो ये एक तरीके से उनके लिए एक सेक्रीफाइस होगा, बलिदान होगा कि भाई उनको भी उठाया जाए। मतलब गांधी जी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, महात्मा गांधी जी किसी भी तरीके से डाउन ट्रोडन के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने 3 पॉइंट बोले कि ये एक तरीके से अगर हम कर देते हैं तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये आपस में एंटागोनिज्म हो जाएगा। एंटागोनिज्म का मतलब ये कि आपस में विरोध विद्रोह बढ़ जाएगा और युद्ध की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। अब ये दो पॉलिसीज की वजह से महात्मा गांधी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यरवदा जेल के अंदर अनटू डेथ तक का क्या किया, अनटू डेथ तक का आमरण अनशन किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उनकी मौत जो है या महात्मा गांधी की मौत जो है एक तरीके से बलिदान होगी दबे कुचले वर्ग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब अंबेडकर साहब के सामने ये एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भैया महात्मा गांधी के लिए पूरा देश एकजुट होने लगा, उनकी बातें शुरू होने लगी। ऑन वन हैंड, अब यहां पे एक पॉइंट समझना, ऑन वन हैंड ही डिसएग्रीड विद गांधी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। पहली बात, वो रिजर्वेशन पर गांधी की बात से वो क्या थे, डिसएग्री थे, एज ही बिलीव दैट इवन विद रिजर्व्ड सीट अपर कास्ट वुड न्यूमेरिकली डोमिनेट। इस वर्ड को समझना है कि रिजर्व्ड सीट अगर मिल भी गई लोअर क्लास के लोगों को, तो अपर क्लास जो है, जो कि पावर में है, ज्यादा वोटिंग के साथ में है, वो डोमिनेट करेगा लोअर क्लास को। ऐसे में उनकी जो पॉसिबिलिटी है, वो बदलाव जो है सोशल चेंज का, वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा सोच के चला जा रहा है कि भाई मात्रा ज्यादा है, तो वो उनकी बातों को फिर नहीं मानेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था कि गांधी जी जो थे नेशन के सबसे ज्यादा लव्ड पॉलिटिकल लीडर्स थे, यानी कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। अब ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता तो दलित पर मूवमेंट का और ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि उल्टा इंपैक्ट हो जाता, और ज्यादा एक तरीके से शोषण बढ़ जाता। इससे वायलेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और वायलेंस की पॉसिबिलिटी ये थी कि गांधी जी को कुछ हो जाता तो अपर क्लास दलित को और ज्यादा कंसिक्वेंसेस एक्सप्लॉयटेशन में दबा देते। तो यहां पर दो बातें सामने आ रही हैं, स्किमिंग में दो बातें सामने आ रही है। पहला पॉइंट ये था, अंबेडकर साहब समझ गए थे कि अगर इनको रिजर्व सीट दे भी जाती है, दी भी जाती है, तो अगर रिजर्व सीट में सपोज 10 सीट मिल गई और आज 547 सीटें हैं, 20 सीट मिल गई, 50 मिल गई, तो 50 सीट के बाद भी लगभग 450 या 490 सीट वाले जो हैं वो इनको बोलने नहीं देंगे। ऐसा उनको समझ में आ रहा था, ऐसा उनको लग रहा था। दूसरी बात ये थी कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, और आपस में और ज्यादा विद्रोह फैल जाएगा। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि युद्ध बढ़े। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी बात को रोक दिया। दस विद अ हैवी हार्ट, यानी कि दुखद मन से, ये एक ईडियम है, अंबेडकर स्कम्ड, यानी उन्होंने अपनी बात को रोक दिया, टू गांधी जी प्रेशर इंकिंग व्हाट वुड बी नोन एज पूना पैक्ट, और उस पर साइन कर दिए जो पूना पैक्ट के नाम से थे। द पैक्ट सिक्योर्ड रिजर्वेशन, इसके अंदर रिजर्वेशन था लोअर क्लास के लिए, बट पुट द क्वेश्चन टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू बेड, यानी कि उसके बाद में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो ठंडे बिस्तर में डाल दिया, उस बात को रोक दिया गया। अंबेडकर इस बात से कभी भी संतुष्ट नहीं थे जो रिजल्ट इस बात से आया था, इसीलिए उन्होंने बाद में अपनी किताब के अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी थी, किताब लिखी थी, जिसके अंदर क्या लिखा था, किताब क्या थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, कि गांधी ने और कांग्रेस ने अनटचेबल्स के साथ क्या किया। तो जॉइंट इलेक्टोरेट इज फॉर्म द पॉइंट ऑफ हिंदूज टू यूज अ फेमिलियर फेज, इसीलिए जो इलेक्टोरेट्स के पॉइंट पर उन्होंने बोला रोटन बोरो, यानी कि एक तरीके से अछूत बस्ती की तरह उन्होंने दिखा दिया, इन विच द हिंदूज गेट द राइट टू नॉमिनेट एन अनटचेबल, जिसके अंदर अधिकार दिया गया हिंदुओं को कि नॉमिनेट करेंगे अनटचेबल को टू नॉमिनली एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी जाति को, पूरी ग्रुप को, ठीक है, ऑफ द अनटचेबल, बट के बाद रियली एज अ टूल ऑफ द हिंदूज। लेकिन एक तरीके से ये कहा गया कि ये तो पपेट बनाया जा रहा था। पपेट का मतलब ये कि असलियत में इसका कोई बेनिफिट नहीं था, ऐसा उस समय उनको लगता था। चलिए बढ़ते हैं, यहां पे अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इडियम एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आगे बढ़ा जा सके। यहां पर आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक सेक्शन को लिया है। आज मैंने आपके सामने बहुत बेसिक सेक्शन लिया है कि जितने भी फॉलोइंग सेंटेंसेस अब आगे हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, इन सब में ईडियम्स के वेज यानी रीफ्रेजिंग करनी है। रीफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आपके सामने क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, आपके सामने एक ईडियम दिया गया होगा, उस ईडियम का क्वेश्चन गलत होगा, उस ईडियम को आपको बदलना है ऑल्टरनेटिव से, यानी बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। 10 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हिज सन वॉज द ऑरेंज ऑफ हिज आईज। ऑरेंज ऑफ हिज आईज, जब हम किसी को कहते हैं बहुत प्यारा, जब हम किसी को कहते हैं बहुत प्यारा, तो यहां पे बहुत प्यारा के लिए कहते हैं आंखों का तारा। आंखों का तारा बोला जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब हम कहते हैं बहुत प्यारा, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत प्यारे, का मतलब
बहुत प्यारा, यानी आंखों का तारा। आंखों का तारा जब हम किसी को बोलते हैं तो यहां पर आंखों के तारे के लिए वर्ड आते हैं क्या? चार ऑप्शन। पियर यानी सब में सेम है, बस फ्रूट का नाम बदल रहा है। तो सच्चाई में एप्पल माना जाता है सबसे पसंदीदा फल, इसीलिए बोला जाता है एप्पल ऑफ हिज आईज, आंखों का तारा। आंखों का तारा बोला जाता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अगला सवाल है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ऐसे एक हिंदी में सवाल होता है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कि ये कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं इसके लिए एक्सपर्ट की। तो दिस इज नॉट द डूइंग ऑफ एनी टॉम डिक टॉम डम एंड हैरी। टॉम डम एंड हैरी, यहां पे एक सवाल है। अब ये भी एक ईडियम है कि इस काम को कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी हो, उसके लिए वर्ड यूज हुआ टॉम डम एंड हैरी। असलियत में मुहावरा जो बनता है वो बनता है बच्चा टॉम डिक एंड हैरी, मतलब बेसिक कॉमन मैन, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा हिस्सा जिसके पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। आगे कॉमन मैन के लिए यूज होता है। अगला वर्ड है माई वेकेशन लास्ट ईयर वॉज लाइक अ ट्रेन मैन हॉलीडे, ये एक ईडियम है, ट्रेन मैन हॉलीडे। अब आपके पास में 3 से 4 ऑप्शन है, 3 से 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकंड दिए गए और 10 सेकंड दिए गए इसका मीनिंग ढूंढने के लिए कि ट्रेन मैन हॉलीडे क्या होता है। ट्रेन मैन हॉलीडे कुछ होता भी है या गलत है, ये देखिएगा जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। ट्रेन मैन हॉलीडे होगा, बिजनेसमैन हॉलीडे होगा, बोटमैन हॉलीडे होगा, क्या होगा? ट्रेन मैन हॉलीडे वैसे कोई शब्द नहीं होता है बच्चा, ट्रेन मैन हॉलीडे कोई शब्द नहीं होता है। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहां पर ये 3 ऑप्शन तो गलत है, सही ऑप्शन है ये। बिजनेसमैन हॉलीडे क्या होता है? बिजनेसमैन हॉलीडे उस चीज के लिए यूज किया जाता है जब किसी भी क्षेत्र में, एरिया में कोई बिजनेसमैन या बस, बिजनेसमैन नहीं लिखा मैंने, बसमैन लिख दिया, सॉरी बच्चा, ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन बनता है, नहीं नहीं, सही है, ये बिल्कुल सही है। बसमैन हॉलीडे, बिजनेसमैन हॉलीडे नहीं है, यहां पर बसमैन हॉलीडे है जब आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को और एनहेंस करने जाते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए हॉलीडेज लेते हैं कि भाई मुझे अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, तो बसमैन हॉलीडे कहा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता था कि जो ट्रेनी होते थे उन ट्रेनीज को बस सर्विस के लिए, ट्रकमैन्स के लिए, या एक तरीके से अपने आप को और एनहेंस करना होता था, एक्टिविटीज को, टैलेंट को, स्किल को, तो छुट्टियों के लिए बात की जाती थी। अगला वर्ड आता है बिफोर द इंपॉर्टेंट एग्जाम रोहिणी वॉज फीलिंग कॉकरोच इन हर स्टमक। कॉकरोच इन हर स्टमक होता है ना, कई बार पेट में एक अजीब सी एक्टिविटी होने लग जाती है, हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, लेकिन लेकिन क्या होता है, पेट में गड़बड़ सी होने लग जाती है। तो उसके लिए क्या होगा, पढ़िए जरा, बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा मुहावरा है। जब हमारे को कोई उत्सुकता होती है तो हमें बेचैनी सी फील होती है, और बेचैनी सी फील होती है तो ऐसा लगता है कि पेट में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए बटरफ्लाईज इन हर स्टमक आएगा। बटरफ्लाई इन हर स्टमक का मतलब होता है एंक्शियस, बटरफ्लाई इन हर स्टमक का मतलब होता है एंक्शियस, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक, एंक्शियस, या ये कहिए नर्वस फीलिंग जब आती है, जब नर्वस फीलिंग आती है तो हम यूज करते हैं इसका। अगला वर्ड है नॉट डूइंग प्रिपरेशन या नॉट डूइंग प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर द प्रोजेक्ट लैंडेड देम इज अ कैच 36 सिचुएशन। कैच 36 सिचुएशन, अब ये कैच 36 सिचुएशन सही है या गलत है? ये एक ईडियम है, कैच 36 सिचुएशन सही है या गलत है, इसको देखिएगा, इसको
देखिएगा कैच 36 सिचुएशन क्या होती है। पहली बात, कैच 36 कोई सिचुएशन नहीं होती है, कैच 22 सिचुएशन होती है, कैच 22 सिचुएशन। ये याद रखिएगा, ये एक मुहावरा है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम को दिखाता है जो रिजॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही होती, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो समझ में नहीं आ रही होती। ये सिचुएशन तभी आती है जब आपके सामने कोई क्लमजी पर्सन हो, नौसिखिया व्यक्ति हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगला वर्ड आता है किसी को काम करते हुए, चोरी करते हुए, गलत काम करते हुए पकड़ लेना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमारे पास एक वर्ड है कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड सही वर्ड बनेगा। अगला वर्ड है हमारे पास में तुहिन्स ब्रदर इज सच अ काउच पोटेटो होता है, काउच टोमेटो नहीं होता है बच्चा, सच अ काउच पोटेटो दैट ही वुड नॉट वांट टू मूव फॉर एनीथिंग, कि एक अड़ियल व्यक्ति जिसके लिए हम यूज करते हैं कि भाई ये तो बात पर अटक गया, ये तो बात पर अटक गया, अब ये बात को नहीं मान रहा है। तो काउच पोटेटो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लेजी हो, लेथार्जी हो। लेथार्जी का मतलब भी होता है आलसी, लेथार्जी का मतलब भी होता है आलसी, आलसी व्यक्ति, इनएक्टिव भी कहते हैं और इसको हम आइडल भी कहते हैं। तो जब ऐसा वर्ड आता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं काउच पोटैटो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, गेट रिड ऑफ योर हैबिट लिविंग एवरीथिंग फॉर द 9th आवर। 9th आवर अंतिम क्षण के लिए 9th आवर का यूज नहीं होता है, 11th आवर यूज किया जाता है उसके लिए। 9th आवर कोई वर्ड नहीं होता है बच्चा, जब भी हम किसी के लिए यूज करते हैं तो 11th आवर होता है। 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण, अंतिम क्षण के लिए यूज किया जाता है, अंतिम क्षण के लिए यूज किया जाता है इसका इस्तेमाल। अगला वर्ड आता है बच्चा हमारे पास क्या है, नोवा क्वेश्चन है, लेट हिम एंजॉय 10 मिनट्स ऑफ फेम। 10 मिनट्स ऑफ फेम टिल इट लास्ट। 10 मिनट्स ऑफ फेम नहीं होता है, 15 मिनट्स ऑफ फेम होता है। अंतिम के कुछ क्षण जिसे हम कहते हैं, लास्ट के कुछ मोमेंट्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम। ये गलत उदाहरण था, सही करना है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके रीडिंग और वोकैबुलरी की पावर पर बेस्ड होंगे। अगर आपने ईडियम्स नहीं पढ़ रखे हैं तो दिक्कत आएगी, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, सलीम वॉज ग्रीन एज प्लांट, एज ग्रीन एंड प्लांट। प्लांट ग्रीन नहीं होता है, घास हरी होती है। जैसे कहते हैं ना, इतना हरा जैसे घास, इतना सफेद जैसे चंद्रमा, ठीक है। तो जब हम तुलना करते हैं तो ग्रास का यूज किया जाता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, जितने भी थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को, जितने भी नए क्वेश्चन होंगे उन्हीं के साथ हम जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।